आज हम गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तों की प्रशासनिक संस्थाएं इसके अंतर्गत वैणगुप्त 495 ईस्वी 508 ईस्वी बुद्धगुप्त के बाद वैणगुप्त गद्दी पर बैठा और गुणेधर ताम्रपत्र के अनुसार वैणगुप्त ने बुद्धगुप्त के बाद भानुगुप्त के पूर्व राज्य किया था। वैणगुप्त ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर ये नाम धारण किया। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वैणगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण उसकी जो नीतियां थी, अपने राज्य जो उसकी सीमा से लगते थे उनके प्रति अहिंसा की नीति अपना ली और जो गुप्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि जब ये सीमांत राज्यों ने देखा कि वैणगुप्त जो बौद्ध धर्म से प्रभावित है और अहिंसा की नीति को अपना लिया है, तो वह युद्ध में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा था, जिसके कारण पड़ोसी राज्यों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जो बाद में एक पतन का कारण बनता है। तो वैणगुप्त जो है 495 ईस्वी से 508 ईस्वी, वैणगुप्त के बाद भानुगुप्त बालादित्य 508 ईस्वी से 530 ईस्वी। तो कितना 508 से 530 ईस्वी। इसके बारे में हमें अधिक जानकारी एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। एरन अभिलेख के अनुसार वैणगुप्त अथवा महिंसान द्वारा उल्लिखित तथागत गुप्त के पश्चात भानुगुप्त सिंहासन पर बैठा, पर वैनसान तथागत गुप्त के उत्तराधिकारी का नाम बालादित्य राज दिया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बालादित्य राजा का नाम नहीं बल्कि उपाधि थी। तो कुछ इतिहासकार या विद्वान बताते हैं कि ये नाम नहीं था बालादित्य, बल्कि एक उपाधि थी, पर इसमें भी आपसी मतभेद है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य की समाप्ति। अब गुप्त साम्राज्य जो कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके समय में काफ़ी अपनी गौरवमयी अच्छी अवस्था में था, लेकिन जैसे जैसे उत्तराधिकारियों में जो योग्यता का अभाव, कुशलता की कमी और अपने सीमांत जो राज्य हैं उनके प्रति उपेक्षा की नीति और अहिंसा की नीति को अपना लेना पूर्ण रूप से, ये इस राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो गुप्तकालीन साम्राज्य के अवसानकालीन शासकों में वज्र का नाम सबसे अंतिम में। कौन? वज्र का नाम सबसे अंतिम स्थान पर आता है। वैनसान के अनुसार वज्र अथवा गोपचंद भानुगुप्त बालादित्य का लड़का था। वैनसान काफी समय तक भारत में रहा। वैनसांग और फायान, ये चीनी यात्री जिन्होंने अपने साहित्य के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है कि उस समय कैसी शासन व्यवस्था थी, राजा की शासन प्रणाली, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्था के बारे में विशेष साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। तो वैनसान के अनुसार वज्र अथवा गोपचंद भानुगुप्त बालादित्य का लड़का था, पर कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि इसमें भी संदेह की स्थिति है। 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य की सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। तो गुप्त साम्राज्य का अंत 550 ईस्वी, जब इस सत्ता का अंत होता है तो उसकी जगह उत्तरी भारत में 3 नए राजवंश उदय होते हैं, उनका उदय होता है 3 नए राजवंश। तो ये हमने पूर्व में भी देखा
कि जब किसी डायनेस्टी साम्राज्य का अंत होता है तो उसके बाद नए राजवंशों का उदय होता है, जिसमें यहाँ गुप्त साम्राज्य का अंत हो रहा है तो 3 नए राजवंश का उदय हो रहा है, जिसमें नंबर 1 है मगध व मालवा का परवर्ती गुप्त राजवंश। पहला है मगध व मालवा का परवर्ती गुप्त राजवंश। नंबर 2 कान्यकुब्ज व जौनपुर के मौखरी, कान्यकुब्ज व जौनपुर के मौखरी। और तीसरा है थानेश्वर व कन्नौज के पुष्यभूति, थानेश्वर व कन्नौज के पुष्यभूति। तो ये 3 राजवंशों का 3 नई डायनेस्टी जो है वो उनका उदय होता है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। इसका पतन 550 ईस्वी। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे, तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे और भी राजवंश का पतन में जो प्रमुख तत्व थे वो ही गुप्त साम्राज्य में भी देखने को मिलते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में पहला कारण है बाहरी कारण, दूसरा आंतरिक दुर्बलताएं, नंबर 3 कुशल व राष्ट्र नीति का अभाव, सीमा रक्षा की अवहेलना, बौद्ध धर्म का प्रभाव, योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। तो ये प्रमुख 6 कारण हैं जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो पहला हम समझेंगे बाहरी आक्रमण। भानुगुप्त और बालादित्य के समय हूण राजा तोड़माड़ का आक्रमण हुआ। हूण राजा वैसे हूण का आक्रमण समय समय पर होता रहा, लेकिन पहले ये खदेड़ दिए गए और गुप्त साम्राज्य को विशेष नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन भानुगुप्त और बालादित्य जो कि कुछ इनके अंदर कमियां थी, तो जब हूण राजा तोड़माड़ का आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर होता है तो इनके भीषण युद्ध होता है इनके मध्य, जिसमें गोपराज के मारे जाने के बाद भानुगुप्त की पराजय होती है। हूणों के फिर निरंतर आक्रमण होते रहते हैं। ये तो एक स्वभाव मतलब एक नियम है प्राकृतिक, जिसमें जब कोई राज्य किसी एक राज्य से पराजित हो जाता है तो उस पर निरंतर फिर आक्रमण बढ़ जाते हैं जब तक उस सत्ता या वंश का पतन नहीं हो जाए। तो ऐसा ही यहाँ देखने को मिलता है कि जब हूणों को तोड़माड़ के रूप में विजय प्राप्त होती है, तोड़माड़ राजा, तो इस प्रकार फिर बाद में हूणों के निरंतर आक्रमण बढ़ जाते हैं, जिससे क्या था गुप्त साम्राज्य की नींव खोखली हो जाती है और लगातार पराजयों ने भी गुप्त साम्राज्य को पतन के कगार पर ला खड़ा दिया था। तो एक तो आक्रमण और लगातार आक्रमण और जनधन की हानि, सैनिक क्षति। तो अब राजा का क्या है कि इस अवस्था में नहीं रहता है कि वो किस प्रकार से इसकी भरपाई करे, क्योंकि सैनिक खर्च और युद्ध का जो खर्च है उसको और प्लस शत्रु की नीति को समझना एकदम आसान नहीं होता। और यहाँ लगातार हूण जो है वो गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। उनको पता लग जाता है कि भानुगुप्त और बालादित्य जो है वो सैनिक मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि गुप्त साम्राज्य की तो नींव खोखली, और दूसरा क्या है कि लगातार पराजयों ने गुप्त साम्राज्य को पतन के कगार पर ला खड़ा कर दिया। तो ये एक तरह से गुप्त साम्राज्य के लिए अच्छी बात नहीं। इसके बाद आंतरिक दुर्बलताएं। अब आंतरिक दुर्बलताएं हर राज्य हर डायनेस्टी में देखने को मिली, क्योंकि आपसी मतभेद, दरबार में दलबंदी और ईर्ष्या द्वेष और इस पारिवारिक कलेश। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुप्त सम्राटों में भी देखने को मिलती हैं। गुप्त सम्राटों की शक्ति इतनी अधिक क्षीण हो चुकी थी, मतलब खत्म, मतलब समाप्त हो चुकी थी कि वे पुनः संभल ही नहीं सके। मतलब जब किसी राज्य का पतन होता है तो राजा की लिए गए निर्णय इस तरह से घातक सिद्ध होते हैं कि वो राज्य धीरे धीरे कमजोर होते हुए पतन की ओर चला जाता है। ऐसा ही यहाँ गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलता है कि शक्ति इतनी
खराब हो गई थी या क्षीण हो गई थी कि वे पुनः संभल ही नहीं सके और गुप्त शासकों की दुर्बलता का शत्रुओं ने जमकर लाभ उठाया और गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ। तो पतन की एक दूसरी जो कारण है वो आंतरिक दुर्बलता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण। नंबर 3, कुशल व राष्ट्र नीति का अभाव। कुशल परराष्ट्र नीति का मतलब दूसरे राज्यों के प्रति गुप्त शासकों ने, यानी गुप्त साम्राज्य के अंतिम जो शासक हुए उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं थी कि वो अपने सीमा से सटे हुए राज्य हैं उनके प्रति कौन सी नीति अपनाएं, उनसे कैसे निपटा जाए, और यही उनकी अयोग्यता उनके लिए एक तरह से विनाशकारी सिद्ध हुई। तो गुप्त सम्राटों ने अंत में सीमा पर स्थित शासकों के प्रति इस प्रकार की नीति अपनाई जिससे भी भारी आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब जिसका लाभ होना चाहिए उसी का उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा था, और जिसके कारण उनकी जो कमजोरियां थी, राज्य की कमजोरियां, शासकों की कमजोरियां, वो अपने आप उनका सामने आने लगी, जिसका बाहरी आक्रमणकारियों ने एक तो लाभ उठाया और दूसरों के लिए भी आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की परराष्ट्र नीति गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान देती है। तो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने तो किसी प्रकार से संभाले रखा राज्य को, लेकिन उसके बाद जो शासक थे उनकी जो नीतियां थी, उनकी विदेश नीति और गृह नीति, जो आंतरिक नीतियां थी, वो एक तरह से विनाशकारी सिद्ध हुई और गुप्त साम्राज्य को पतन की ओर ले जाती है। क्योंकि किसी भी राज्य का पतन या तो आंतरिक रूप से या बाहरी शक्ति के द्वारा ही संभव होता है, ये और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उनके शासक, उत्तराधिकारी, जो भी उनके उत्तराधिकारी शासक हैं, वो अपनी नीतियों से अपना ही पतन नहीं बल्कि राज्य का भी पतन करा देते हैं। ऐसा ही हमें गुप्त साम्राज्य में दिखाई देता है। सीमा रक्षा की अवहेलना। गुप्त शासकों ने सीमा रक्षा की बाद में कोई परवाह नहीं की और उसकी एक तरह से उसको नजरअंदाज किया। ये ध्यान नहीं दिया कि सीमा पर जो शत्रु है वो कौन सी योजना बना रहा है। गुप्तचर व्यवस्था भी कमजोर हो गई, तो इससे यही नहीं पता लग रहा था कि जो शत्रु कब उस पर आक्रमण करेगा, शत्रु की क्या योजना है। और जब इसकी जानकारी नहीं गुप्त सम्राटों को हुई तो वे क्या पराजित हुए और देश जो हुणों की बर्बरता का शिकार हुआ। तो शत्रु को जब ये पता लग जाता है कि उसका जो शत्रु है वो उसके अंदर ये कमजोरियां हैं और उसकी कमजोरियों का लाभ उठाया जाए तो शत्रु को पराजित करना आसान है। ऐसा ही हुणों ने किया और हुणों की बर्बरता का शिकार कौन हुए? गुप्त सम्राट और गुप्त साम्राज्य। सीमा रक्षा की अवहेलना के कारण सीमा प्रांत के शासक स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लगे और गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो ये निश्चित ये एक तरह से बिल्कुल संभव हो जाता है कि जब कोई राजा कमजोर है तो जो उसके अधीनस्थ जो राजा या जो उसके अधीन राजा हैं वो क्या करने लगते हैं कि स्वतंत्र राज्य की घोषणा करने लगते हैं, वो अपने आप स्वतंत्र शासक बनने लगते हैं। ऐसा ही गुप्त साम्राज्य में देखने को मिला। जब हुणों की बर्बरता के शिकार गुप्त साम्राज्य होता है तो कई राज्य जो सीमांत प्रांत के शासक थे वो स्वतंत्र होने की चेष्टा करते हैं और उनके स्वतंत्र होते ही गुप्त साम्राज्य भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, छिन्न-भिन्न हो जाता है, शक्ति का अंत होता है। बौद्ध धर्म का प्रभाव। अब बौद्ध धर्म का प्रभाव हमने अशोक के समय में भी देखा, किस प्रकार अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है और अहिंसा की नीति अपनाते हुए वह शस्त्र त्याग देता है और युद्ध से परहेज करने लगता है और बहुत सारी ऐसी नीतियां जो महात्मा बुद्ध की जो उपदेश है उनको अपनाते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करता है। हालांकि ये
अहिंसा और सत्य इसका पालन करना उचित है, लेकिन एक राजा के लिए वो सारी गुण होने चाहिए जो चाणक्य ने मतलब कौटिल्य ने जो बताए थे कि राजा अगर युद्ध नहीं करेगा तो राज्य सुरक्षित नहीं हो सकता, वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं है। और बाद में अहिंसा की नीति भी पतन का कारण बनती है। और किस प्रकार से अशोक का भी सम्राट अशोक का पतन होता है, वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जब गुप्त साम्राज्य के जो शासक हैं, अंतिम शासक, वो किस प्रकार से बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और अहिंसा की नीति को अपनाते हैं, तो वो शस्त्र का त्याग कर देते हैं, युद्ध में रुचि नहीं लेते हैं, शत्रुओं से निपटना वो अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि हत्या करनी पड़ेगी, सैनिकों में मारकाट होगी, खून खराबा होगा, रक्त बहेगा। तो इस नीति का इससे वो इसको गलत मानते हुए वो शस्त्र हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा पर विश्वास ज़्यादा है। लेकिन शत्रु जो सीमांत राज्य थे वो इसी का लाभ उठाते हैं और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य की शक्ति को छिन्न भिन्न करने लगते हैं। और लंबे समय के बाद जो था गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता हुआ अंत में इसकी शक्ति का अंत होता है। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव दीर्घ काल तक साम्राज्य में सुरक्षा और शांति बनाए रखना सुलभ कार्य नहीं था, क्योंकि राज्य की देखभाल करने वाला जो राजा ही जब गैर जिम्मेदार हो जाए, अपनी शक्तियों का सही प्रयोग न करे, राज्य की उपेक्षा करे, भोग विलासता में डूबा रहे और सैन्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे, तो ऐसी स्थिति में राज्य का पतन निश्चित होता है। व्यक्ति का पतन के साथ साथ राज्य का भी पतन, और राज्य का पतन का तात्पर्य यह है कि एक वंश का ही मतलब एक तरह से युग का एक तरह से अंत। तो इसमें जब स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, चाहे वो वैणगुप्त हों, भानुगुप्त, बालादित्य, ये सभी इन्होंने विशेष राज्य के जो लिए जो कर्तव्य होते हैं उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया और लंबे समय तक ये पराजय का मुंह देखते रहे और पराजयों के कारण इनकी जो शक्ति थी वो क्षीण होती गई और गुप्त साम्राज्य की जो जड़ें थी वो खोखली हो गई और अंत में जाकर अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ये साम्राज्य जो है पतन की ओर बढ़ते हुए 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। और इस प्रकार से बाद में 3 शक्तियां उदय होती हैं, मगध व मालवा का परवर्ती गुप्त राजवंश, काम्यगुप्त व जौनपुर के मौखरी, और तीसरा था थानेश्वर व कन्नौज के पुष्यभूति। तो आज हमने इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में जाना और वैणगुप्त और भानुगुप्त बालादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।